हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे संदीप माहेश्वरी जी की कुंडली के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। आपको पता होगा कि उन्होंने लव मैरिज की थी, तो हम ये योग देखेंगे कि क्या उनकी कुंडली में लव मैरिज का योग था, या फिर अगर लव मैरिज का योग होता है तो वो कैसे देखते हैं, कैसे हम उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर है। ठीक है। और बहुत बड़ा चैनल है उनका यूट्यूब पे, और वहाँ पे वो अपना ज्ञान साझा करते हैं। ठीक है। और अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता था। ठीक है। उनकी मदर फोटो स्टेट करके घर का गुजारा करती थी, घर में उनकी फोटो स्टेट की दुकान थी, और फादर भी कुछ प्राइवेट जॉब करते थे। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फैमिली से वो नहीं थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। धीरे धीरे वो ग्रोथ की तरफ बढ़े थे, और फोटोग्राफी जो उनका असली बिजनेस है वो तो फोटोग्राफी का बिजनेस है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ, यूट्यूब से, मोटिवेशनल स्पीकिंग से एक भी पैसा नहीं कमाते हैं। उनका इमेज बाजार करके कोई वेबसाइट है, और वहाँ पे उनका करोड़ों का बिजनेस है। साल का जो उनका टर्नओवर है वो करोड़ों में है। ठीक है। तो उनके पूरे चाइल्डहुड और स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे कि उनके अंदर वो जो कहते हैं एक स्पार्क, एक टैलेंट, या फिर एक मेहनत करने का जो साहस है उनके अंदर बचपन से कूट कूट कर भरा था। ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और वो कॉलेज ड्रॉप आउट है, अगर आपको पता हो तो वो केवल 12th पास है। अगर हम एजुकेशनल डिग्री की बात करें तो केवल ऑन पेपर केवल उनके पास 12th पास का सर्टिफिकेट है, उससे आगे वो नहीं पढ़े। कॉलेज में एडमिशन लिया था लेकिन वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मिलेनियर कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में एक बहुत बड़ा राजयोग है, एक बहुत बड़ा धन योग है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा लाइफ में कर पाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और पहले क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं, लव मैरिज। तो पहले हम चलिए देखते हैं कि उनकी कुंडली में लव मैरिज का किस तरीके से योग बन रहा है। तो इनके कुंडली में देखिए, और जो इनकी जीएफ थी ना, वो शायद इन्होंने बताया है, मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो 101% करेक्ट है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ। लगभग इनका हर इंटरव्यू और इनका हर एक वीडियो मैंने लगभग 2016 से 2020 तक बहुत मैंने देखा है, बहुत करीब से मैं इनको जानता हूँ। इस वजह से मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी एक भी बात जो मैं यहाँ पर बोलूँगा उसमें 1% भी कुछ भी मिलावट या मिक्सिंग नहीं होगी, 101% सच है। और लव मैरिज की मैं बात कर रहा था, तो इनकी वाइफ से ये 11th क्लास में ही मिले थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देख लेना, किसी इंटरव्यू में इन्होंने पूरा डिटेल में अपना शेयर किया है। ठीक है। तो 11th क्लास से ही ये अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप में थे, 11th 12th क्लास में। और उसके बाद से काफ़ी 4-5 साल तक रिलेशनशिप में रहे भी, और शादी बाद में की। तो ये देखिए यहाँ पे, वैसे इनका 5th हाउस में केतु है। ठीक है। और जो लव रिलेशनशिप वगैरह है, जो स्टार्टिंग हम देखते हैं वो 5th हाउस से ही देखते हैं। लेकिन 5th हाउस में केतु, वैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन केवल एक केतु का 5th हाउस में हो जाना, इससे हम किसी कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते कि इसकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। ठीक है। हाउएवर, मैंने लगभग आज ये मान के चलिए 18 से 20 चार्ट देखे हैं जिन लोगों ने लव मैरिज, जिन्होंने अपनी लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने की सोची, लेकिन उनका 5th हाउस में केतु था, जिसकी वजह से वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो नो डाउट, अगर किसी का 5th हाउस में केतु हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम फेस करता है। लव को मैरिज में कन्वर्ट करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस उसको करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा सा अलग हो गया। क्यों? क्योंकि जो 5th लॉर्ड है, एक तो वो लगन में बैठ गया शनि, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है। और जो, लेकिन वो 5th लॉर्ड लगन में तो बैठा, और किसके साथ बैठा? 7th लॉर्ड के साथ बैठा। तो अगर 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों 7th हाउस में बैठ जाए, 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड दोनों 3rd हाउस में बैठ जाए,
फिफ्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड दोनों 11th हाउस में बैठ जाए और फिफ्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड दोनों लगन में बैठ जाए तो ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस होता है आपकी लव मैरिज का। उसके बाद ये तो एक प्रोमिनेंट फैक्टर हो ही गया। देखिए चार्ट में हमें 3-4 एंगल से देखना पड़ता है तब जाकर हम किसी कंक्रीट प्रेडिक्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, सरफेस लेवल पे एक प्लेनेट 2 प्लेनेट देख के हम किसी कोई फाइनल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो एक रियल ज्योतिष नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं पैसा कमाने का जरिया है। जो लोग 2 मिनट 5 मिनट में कंसल्टेशन करते हैं, 2 मिनट में चार्ट देख के आपका कुछ भी बताने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रहे हैं और वो एस्ट्रोलॉजी को भी बदनाम कर रहे हैं। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब यहाँ पे इनका फिफ्थ लॉर्ड और सेवन्थ लॉर्ड दोनों बैठ गए लगन में एक साथ। उसके बाद ये देखिए शुक्र और राहु दोनों एक साथ हैं 11th हाउस में। शादी के लिए केवल 7th हाउस इंपॉर्टेंट नहीं होता, 3rd 7th और 11th दोनों, ये तीनों हाउसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये काम त्रिकोण बोले जाते हैं। जैसे 1 5 9 ये धर्म त्रिकोण होता है। ठीक है, 2 6 10 2 6 10 ये अर्थ त्रिकोण होता है। ठीक है, और 3 7 11 ये काम त्रिकोण होता है और 4 8 12 ये आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। ठीक है, तो ये आपका मोक्ष त्रिकोण होता है। तो 3 7 11 ये तीनों आपकी शादी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ से हुआ क्या, शुक्र और राहु दोनों 11th हाउस में बैठ गए, यानी जो काम त्रिकोण का आखिरी हाउस है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस जो है, जो हमारे डिजायर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है, 11th हाउस में शुक्र और राहु बैठ गए। अब शुक्र हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र का राहु के साथ बैठना, वो भी 11th हाउस में, ये स्ट्रॉन्ग चांस बना देता है। राहु फॉरेन को दिखा देता है या फिर अदर कास्ट को दिखा देता है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो चीज़ें होती हैं, अनकन्वेंशनल जो चीज़ें होती हैं, उनको राहु दिखाता है। तो शुक्र राहु के साथ बैठा, यानी वाइफ और जो शादी है वो अनकन्वेंशनल तरीके को दिखा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ को दिखा रहे हैं और एक तरीके से अपनी कास्ट से बाहर शादी का योग ये बन रहा है। और चूंकि वो 11th हाउस में बैठे हैं तो राहु की दृष्टि, 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे भी है और शुक्र भी 7th हाउस के ट्राइन में है, इसलिए वो शादी में स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हुआ। ठीक है, तो यहां से देखिए चार्ट का पूरा ओरिएंटेशन हमें देखना पड़ता है। केवल एक या दो चीज से हम केवल ये नहीं बोल सकते किसी की लव मैरिज होगी या नहीं होगी। यहाँ पे 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड दोनों लगन में बैठे। ठीक है, शुक्र राहु के साथ बैठा, शुक्र और राहु दोनों 11th हाउस में बैठे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और 7th से 5th पड़ेगा ये, यानी जो वाइफ है वो उनकी फ्रेंड होंगी। तो 3-4 एंगल से जब हम देखते हैं तब हमें समझ आता है कि हाँ कुछ कंक्रीट हमारे पास है और हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लव मैरिज का ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कहानी बदल जाती है। केवल एक प्लेनेट किसी ने देख लिया 5th हाउस में केतु है, शादी लव मैरिज नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरा चार्ट हमें देखना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। अब ये केतु 5th हाउस में किसी न किसी तरीके से तो मैनिफेस्ट करेगा। इनकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट किया, एजुकेशन में ब्लॉक दे दिया। ठीक है, कॉलेज लाइफ में ब्लॉक दे दिया, अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। तो जरूरी नहीं है क्या 5th हाउस में अगर केतु है, किसी की एजुकेशन पूरी नहीं होगी, किसी की लव रिलेशनशिप पूरी नहीं होगी, किसी के बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, या फिर किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा सात्विक होंगे, किसी के बच्चे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, इस तरीके से भी मैनिफेस्ट कर सकता है। वो पूरा चार्ट हमें देखना पड़ता है कि पूरे चार्ट का अलाइनमेंट कैसा है, कौन सा ग्रह कैसे है, और दृष्टियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ होती हैं। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा डीप में जाके आपको चीज़ें नहीं बता रहा, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए, पहले बेसिक समझ आए, उसके बाद हम एडवांस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था इनका लव मैरिज का। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, इनके अंदर इतनी अच्छी बोलने की कला है, इतना अच्छा ज्ञान है, स्टेज परफॉर्मर है, ब्रिलियंट स्टेज परफॉर्मर है। अब तो इन्होंने एक छोटे से हॉल में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज इनके आप पुराने वीडियोस देखना 2014 15 16 के आसपास के, तो बहुत बड़े बड़े स्टेडियम में इन्होंने परफॉर्म किया है
और बहुत ब्रिलियंट तरीके से लोगों को मोटिवेट किया है। ठीक है, वो वीडियोस आप देखना। ऐसा क्यों? देखिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आप फ्यूचर में आप खुद स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हो, या फिर कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, डांसर बनना चाहता है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है, ठीक है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउसेज मैं आपको बता रहा हूँ, वो होते हैं 4th हाउस एंड 7th हाउस। ये 2 हाउसेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्केट प्लेस होता है ना, जो शेयरिंग होती है, वो 7th हाउस होता है आपका। कोई इंसान मार्केट प्लेस पे जाके कैसे बिहेव करता है, किन बातों का आदान प्रदान करता है, कैसी बातें शेयर करता है, ठीक है, उसको किस तरीके की बातें करना पसंद है। और 7th हाउस बेसिकली पब्लिक का होता है, मार्केट का होता है, ठीक है, मार्केट का होता है। और 4th हाउस 7th से 10th पड़ता है, ठीक है, यानी उसका कर्म कंप्लीट होता है 10th हाउस और 4th हाउस में, 7th से 10th 4th हाउस में, ठीक है। 4th हाउस पब्लिक के इमोशंस हैं, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, आप पब्लिक से कनेक्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपके 4th हाउस में कुछ मंगल की एनर्जी होगी ना, अगर किसी भी तरीके से, तो आप ये देखना पब्लिक के इमोशंस से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक अच्छा लीडर वो इंसान नहीं बन पाएगा जिसके 4th हाउस में, क्योंकि मंगल इसलिए नीच का हो जाता है वहाँ पे। पब्लिक को अग्रेशन वाला, ईर्ष्यालु, झगड़ालू ऐसा नेता नहीं चाहिए जो लड़ाई की बातें करे, उसको ऐसा इंसान नहीं चाहिए। उसको जुपिटर जैसा एक लीडर चाहिए जो उन्हें उम्मीद दे, जो उन्हें ज्ञान दे, जो उन्हें होप दे, जो उन्हें परोपकार की भावना दे। इसीलिए कर्क राशि में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है, ठीक है, 4th हाउस में, कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस में। तो 4th हाउस पब्लिक के इमोशन है और 7th हाउस पब्लिक है, स्टेज है, बेसिकली स्टेज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक तो 7th हाउस और 4th हाउस में दोनों में गुरुदेव बृहस्पति की राशि आ गई, ठीक है, जुपिटर आ गया 4th हाउस में भी और 7th हाउस में भी, ठीक है। अब देखिए 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड कहां पे बैठ गया? लगन में बैठ गया। और लगन में भी किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ और शनि के साथ। सूर्य के साथ बैठा है और शनि के साथ बैठा है। सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट होता है वो जिन हाउसेज का लॉर्ड होता है वहां पे आपको चमकने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। दोबारा से समझिए, एक टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको कि अगर आपको अपना नाम चमकाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, 100% ये नहीं है कि वैसा ही होगा, आपको थोड़ा बहुत और इंक्लिनेशन भी देखना पड़ेगा चार्ट का, बट हाँ सरफेस लेवल पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। सूर्य के साथ जो भी प्लेनेट बैठे, वो प्लेनेट ये देखिए कौन से हाउसेज का है, उन हाउसेज से रिलेटेड, या फिर ये बोलें कि वो हाउस अगर 4th और 7th से कनेक्ट कर रहे हैं या 2nd या 11th से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा इंसान उस काम को करके बहुत नेम फेम और पैसा कमाता है। अब यहाँ पे 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड वो भी लगन में बैठ गए, ठीक है, और गुरु जैसा प्लेनेट 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होकर लगन में बैठे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टेज परफॉर्मर बनाएगा। और चूंकि गुरु का रोल बहुत ज्यादा है 4th में और 7th में और लगन में भी, इसलिए उन्होंने ज्ञान की बातें की, ठीक है, इसलिए उन्होंने ज्ञान की बातें की। अगर मान लीजिए बुध का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता तो वो बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन बन जाते, जैसे विवेक बिंद्रा लगा लीजिए आप, अगर आप उनको जानते हो तो वो बिजनेस ओरिएंटेड बहुत ज्यादा बातें करते हैं। उनके 7th और 4th में देखना 101%, 7th 4th और लगन में 101% बुध का कुछ ना कुछ रोल, कुछ ना कुछ कनेक्शन मिलेगा, स्ट्रांगली मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वो इतने, हाँ ये तो अभी बात कंप्लीट नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर, एक चीज और मैं इनका बताऊंगा। अब ये देखिए, इनका जो 3rd लॉर्ड है वो 2nd हाउस में बैठा है और मंगल है। 3rd लॉर्ड ये दिखाता है कि हम किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे करते हैं,
यानी हमारी वाणी, हमारा जो जेस्चर होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल वो थर्ड हाउस से बोलते हैं। अगर किसी इंसान का सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठे या थर्ड लॉर्ड सेकंड में बैठे या फिर सेकंड लॉर्ड मिथुन राशि में कहीं पर भी बैठे या फिर बुध अगर उसका टॉरस साइन में बैठे या थर्ड लॉर्ड उसका टॉरस साइन में बैठे, तो ऐसे इंसान के पास ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी होती है। ऐसे इंसान की कम्युनिकेशन स्किल ट्रिमेंडस लेवल की होती है, बहुत बेहतरीन ऐसा इंसान बोलता है। और यहाँ देखिए थर्ड लॉर्ड सेकंड में गया, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा होता है स्पीकिंग का, हम क्या बोलते हैं, और थर्ड हाउस होता है हम कैसे बोलते हैं, सेकंड हाउस होता है हम शब्द कैसे चुनते हैं। तो बुध और मंगल जहाँ पर भी आएगा तो वहाँ पे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आ ही जाएगी। बहुत शार्प माइंडेड होता है ऐसा इंसान जिसका बुध और मंगल एक साथ हो, या बुध की राशि में मंगल हो, या मंगल की राशि में बुध हो, या बुध मंगल का एक्सचेंज हो। मतलब इस तरीके से अगर बुध और मंगल का कुछ भी कनेक्शन है ना, तो ऐसा इंसान बहुत लॉजिकल अप्रोच वाला होता है, बहुत कैलकुलेटिव होता है। ठीक है, तो इन्होंने जितने भी अपने सेमिनार किए थे या जितनी भी बातें करते हैं, आज भी जितनी भी बातें करते हैं वो लॉजिकल होती हैं। मतलब लॉजिक के बेस पे ये लोगों के क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अगर आपने इनके वीडियोस को देखा होगा तो आप जानते हो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच है इनकी, फिलोसफिकल अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड और सेकंड में बुध और मंगल का बहुत ज्यादा रोल है। तो थर्ड लॉर्ड सेकंड में, फोर्थ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड सूर्य के साथ लगन में, वो भी गुरु, इसीलिए ब्रिलियंट पब्लिक स्पीकर। ठीक है, कोई एक प्लेनेट नहीं देता कोई भी। अगर ये मान के चलिए 101% आप कितने भी चार्ट्स पर देखिए, जो एक बड़ा आदमी बनता है ना, उसकी लाइफ में किसी एक प्लेनेट का रोल नहीं होता। ठीक है, उसकी लाइफ में मल्टीपल प्लेनेट्स, मल्टीपल हाउसेज का रोल होता है। ठीक है ना। और बुध यहां पे लग्नेश होके सेकंड में बैठा है। एक चीज और बताता हूं आपको, आपकी आइडेंटिटी किससे होगी उसमें, या फिर आपको लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, उसमें आपके लग्नेश का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका लग्नेश मैक्सिमम टाइम आपकी आइडेंटिटी सेट करता है। देखिए अब इनका लग्नेश कहां पे गया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है स्पीकिंग का। किसके साथ गया? मंगल के साथ गया। कौन सी राशि में गया? तुला राशि में गया। तुला राशि कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस होता है, पब्लिक का होता है, मैंने बोला। बुध मंगल के साथ गया। मंगल वही करेजियस मोटिवेशन को दिखाता है, और सेकंड हाउस वाणी का है। और इनको हम कैसे जानते हैं? इनके प्रोफेशन से नहीं जानते, इनके पैशन से जानते हैं। हम इनको बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। स्पीकर इनके नाम में आ रहा है, मोटिवेशन इनके नाम में आ रहा है, इनके आइडेंटिटी में आ रहा है बेसिकली। तो मंगल मोटिवेशन, सेकंड हाउस स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, क्योंकि तुला राशि है। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखने के नजरिए से ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। ठीक है, क्योंकि एक प्लेनेट, एक हाउस कभी कुछ नहीं देगा, कभी कुछ भी आपसे छीनेगा नहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है, कुछ भी पॉजिटिव होता है, तो उसमें मल्टीपल हाउसेज, मल्टीपल प्लैनेट्स का रोल होता है। यही 9 प्लैनेट है, यही 12 हाउस है, यही 12 राशियां, लेकिन पब्लिक देखिए कितनी है। हर एक इंसान की अलग कुंडली होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। चार्ट को बैठकर आराम से पढ़ना पड़ता है, कम से कम आधा घंटा उसकी एनर्जी देखनी पड़ती है कि अलाइनमेंट कैसी है, किस तरीके से, कौन सा लोड कहाँ पे गया है, किसके साथ कनेक्शन में है, किसकी क्या दृष्टि यहाँ है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आप सीखना चाहते हो तो कोर्स में ज़रूर एनरोल कीजिए। मेरा कोर्स जो है एस्ट्रोलॉजी का चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये पब्लिक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इतने ट्रिमेंडस लेवल के स्पीकर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बुध है ना, ये खाली बुध नहीं है, इस बुध के पास गुरु, शनि और सूर्य की भी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि गुरु, शनि और सूर्य बुध की राशि में बैठे हैं। तो ये बुध बुध नहीं रहा, इनके सेकंड हाउस में गुरु, शनि और सूर्य तीनों का रोल है। यहाँ पे तीनों का रोल है। बुध
गुरु शनि और सूर्य की एनर्जी लेकर सेकंड हाउस में बैठा है, इसीलिए इतना ज्यादा पॉपुलर किया इनकी वाणी ने, इनके ज्ञान ने, या फिर इनके वे ऑफ स्पीकिंग ने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। एक प्लेनेट एक हाउस से कभी भी फाइनल प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। उसके बाद जैसे पुअर चाइल्डहुड एंड स्ट्रगल, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बचपन में। ठीक है, बचपन में उतना पैसा नहीं था, लेकिन अपने दम से पैसा कमाया। तो ये जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है, एक साथ हम डिस्कस करेंगे, मिलीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब देखिए, कालपुरुष कुंडली आपको बहुत कुछ सिखाती है, और कालपुरुष कुंडली को हमेशा ब्लेंड कीजिए। कैसे? इनके लगन में शनि और गुरु हैं। जब भी किसी भी इंसान का लगन में गुरु और शनि हो, या फिर मेष राशि में गुरु और शनि एक साथ हो, या फिर गुरु की राशि में शनि हो, या शनि की राशि में गुरु हो, ठीक है, या फिर मेष राशि में शनि हो। मेष राशि में आपको पता है शनि नीच का होता है, लेकिन नीच का होने का ये मतलब नहीं है कि वो कुछ नेगेटिव रिजल्ट देगा। शनि नीच का ये मतलब है कि ऐसे इंसान के ऊपर जिम्मेवारी बहुत रहेगी, वो जिस हाउस में है उस हाउस की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाएगी। अब यहां पे देखिए, इनके ऊपर लगन में शनि और गुरु युति बनाकर बैठे हैं। इसका मतलब यही है कि बचपन से इनके ऊपर जिम्मेवारी आ गई थी, ये बहुत जल्दी कमाना सीख गए थे। और 101% होता है ये, जब भी गुरु शनि की युति हो, गुरु शनि का एक्सचेंज हो, इस टाइप से कुछ हो, तो ऐसे इंसान के ऊपर बहुत जल्दी जिम्मेवारी आती हैं। ठीक है, इसीलिए इनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहा था। और सेकंड हाउस में मंगल है, इस वजह से भी बचपन इनका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, जहाँ पर भी मेलेफिक्स जाएंगे ना, वहाँ पे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मेलेफिक्स आपको मजबूर करते हैं, आपको मजबूरी में डालेंगे जितने भी मेलेफिक्स होंगे। ठीक है, तो चूंकि शनि और मंगल इन्वॉल्व है फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में, इसलिए इनका चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में था, पॉवर्टी में था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जो चंद्रमा है, एक तो एक्सोल्टेड है। ठीक है, दूसरा इनका लग्नेश भी सेकंड हाउस में गया ना। आपका लग्नेश जहाँ पर जाता है, आप जिंदगी भर वहाँ पर जुड़े रहते हो। लग्नेश सेकंड हाउस में जाने का मतलब है कि ऐसा इंसान पैसे के लिए और परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा। आपका लग्नेश जिस भी हाउस में जाएगा, वहाँ से आप जिंदगी भर के लिए जुड़ जाते हो। तो इनका लग्नेश सेकंड हाउस में है। ठीक है, और मंगल के साथ है, इसलिए क्रेजियस था इनका माइंड सेट। और चंद्रमा भी उच्च का है, तो माइंड सेट कमजोर नहीं था इनका बचपन से ही। ठीक है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनती बने, इन्होंने हार नहीं मानी। ठीक, क्योंकि लगन में फिर गुरु भी है और सूर्य भी है। मेहनत, डिसिप्लिन बनाता है ऐसे इंसान को। सूर्य जिसका अच्छा हो, लगन में हो, डिसिप्लिन बनाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज, इसलिए बचपन मैंने आपको बता दिया, इसलिए परेशानियों में ज्यादा गुजरा था। अब एक चीज और देखिए, सेकंड लॉर्ड कौन है इनका? शुक्र। वो कहां पे बैठा? 11th हाउस में। किसके साथ बैठा? राहु के साथ बैठा। और राहु का डिस्पोजिटर खुद से 11th हाउस में गया, और वहां पे वो एक्सोल्टेड हो गया, उच्च का हो गया। अगर राहु का डिस्पोजिटर जिस भी हाउस में बैठा है, हाउस कोई भी हो, जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी एक्सोल्टेड हो जाए, अपनी फ्रेंड की राशि में चला जाए, या फिर नीच भंग राजयोग में हो जाए, यानी किसी भी राजयोग कंडीशन में अगर चला जाए, तो वो राहु उसको बहुत ज़्यादा वेल्थ और बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी बनाता है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट बनता है पूरा, तब जाकर हम फाइनल कंक्लूजन पे। अब सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में बहुत लोगों का मिलेगा, लेकिन हर आदमी करोड़पति अरबपति नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 11th लॉर्ड की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में, वो भी राहु के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई करेगा इनकम को। और फिर राहु का स्वामी, अगर ये चंद्रमा कहीं और होता ना, ठीक है, पूरा चार्ट अगर सेम होता, लेकिन इस चंद्रमा को आप कहीं और ले जाओ, मान लीजिए यहाँ पे आ गया मून, ठीक है, डेविलेशन में चला गया, नीच का चला गया, और मंगल वहीं पर है, मंगल का इस पे कोई इफेक्ट है नहीं, तो स्टोरी बदल जाती। मून 9th हाउस में बैठा है,
लेकिन उसका इफेक्ट है 11th हाउस पे। राहु का राशि स्वामी कैसी सिचुएशन में बहुत मैटर करता है। और राहु का राशि स्वामी अगर लगन से कोई संबंध बनाए या लगन के ट्राइन में जाए तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ देखिए, जो मून है, चंद्रमा है, लगन के ट्राइन में बैठा है, एग्जोल्टेड बैठा है। ठीक है, इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राहु है। सेकंड लॉर्ड 11th में राहु के साथ, राहु का स्वामी एग्जोल्टेड और वो भी लगन के साथ ट्राइन में, इसलिए इनको मैसिव वेल्थ और मैसिव फेमस पर्सनैलिटी बनाया राहु। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें समझनी पड़ती हैं, तब जाकर आप कंक्रीट रिजल्ट निकालते हो। एक्यूरेट प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो मार्केट में चल रहा है 5 मिनट में कंसल्टेशन, 2 मिनट में कंसल्टेशन जो चल रहा है वो आपको पता ही है, लेकिन वो खुद को तो बदनाम कर ही रहे हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। समस्या ये है। ठीक है, खैर छोड़िए, उनका अपना कर्म है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीखते रहेंगे साथ में। कोर्स और कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।